हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपका एग्ज़ाम मतलब कहीं न कहीं कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो कहीं न कहीं जो आपका पैटर्न है, जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न आपका है, वो बहुविकल्पी टाइप है। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एज एक्स इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, भाग का नाम क्या है, उसके बारे में पूछा है आपसे। यानी आपका ये जो एक्स यहाँ डिनोट किया उसके बारे में पूछा है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हैं। आर्मेचर कोर है, आपका ब्रश है, उसके बाद कम्यूटेटर रेजर है, उसके बाद कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, चलिए कुछ आप लोग गेस लगाइए कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका कम्यूटेटर रेजर होगा, यानी कम्यूटेटर रेजर होगा। कम्यूटेटर का बेसिकली काम क्या है, अगर जनरेटर की बात, चूंकि यहाँ डीसी जनरेटर का कहीं न कहीं जो डिनोट किया है, तो डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है। तो हम लोग जो फील्ड में बैटरी लगा के उसका एक्साइटेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसमें क्या हमारी जो है एसी धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? एसी धारा उत्पन्न होती है। तो कम्यूटेटर के जरिए हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर का कार्य ये होता है कि जैसे ही आप जो फील्ड में जो हमारी करंट उत्पन्न होती है वो क्या होती है, एसी होती है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, कम्यूटेटर का इस्तेमाल। जब हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे आपका डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, तो उसके बारे में विस्तार से पूरा चर्चा होगी। कम्यूटेटर क्या होते हैं, उसके सेगमेंट क्या होते हैं, ब्रश क्या होता है, आपका पोलसू क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि बस ये जान ले कि क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर का नाम क्या है, जो ये चित्र में प्रदर्शित किया है उसके बारे में पूछा है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो आप जान ले, इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हैं। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा दिया है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, उसके बाद आपका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, उसके बाद कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये चार ऑप्शन आपके दिए हैं, लेकिन जो इसमें ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो हमारी करंट यहाँ से आ रही है, जो हमारा जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर की बात हो रही है, देखिए भाई जनरेटर और मोटर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते। अगर डीसी मशीन की बात की जाए तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते, दोनों पार्ट एक ही हैं, बशर्ते कि उसमें जो कनेक्शन हम करते हैं वही आपका डिफरेंसेस, मतलब मेनली रूप से जो हम कनेक्शन करते हैं वही डिफरेंस पैदा करता है। बाकी पार्ट आप कह सकते हैं पोलसू और आपका जो आर्मेचर, उसके बाद जो फील्ड बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग होती है, सब समान होती है। बस वही क्या है, कनेक्शन हम उल्टा कर देते हैं। अगर मोटर है तो उसका कनेक्शन अगर जनरेटर में जैसे कनेक्शन होता है वैसे कर देंगे तो हमारा जनरेटर कहलाएगा। तो क्या होगा, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चूंकि यहाँ से जो करंट आ रही है आपकी दो भागों में डिवाइड हो रही है, यानी डिफरेंस हो रही है। यहाँ पे जो करंट आ रही है वो दो भागों में, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ठीक ना, इधर भी जा रही है और उधर भी जा रही है। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रूल इज, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर जनरेटर की बात की जाए, चूंकि यहाँ पे जनरेटर की बात किया है, उसमें हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल होता है वो इस्तेमाल होता है। अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड का, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है वो इस्तेमाल होता है। याद इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जैसे जनरेटर को हम जी से लिखते हैं, ठीक ना, जी से जनरेटर जो हम लिखते हैं, जी से लिखते हैं इसको, जनरेटर को जी से लिखते हैं, तो जी मतलब राइट, जी राइट होता है ना, तो वहां से आप कहीं ना कहीं राइट हैंड का रूल वहां से निकल जाता है। यानी राइट मतलब जी, जी मतलब जो भी चीजें होती है राइट हम लोग करते हैं तो जी कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको आप याद कर लीजिए। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला नियम इसमें दिया, देखिए इसमें 4 ऑप्शन बनाए हैं। पहला आपका कार का स्क्रू नियम। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, यानी राइट हैंड पाल्म रूल, जबकि गलत है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि हमको डीसी जनरेटर के बारे में चूंकि पूछा है, तो डीसी जनरेटर के बारे में अगर पूछा है तो आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि बताने के लिए कि हमारी जो तर्जनी है और मध्यमा और हमारा जो थंब है, इन तीनों के बीच हम क्या करते हैं, 90 अंश का एंगल ले लेते हैं। तो ये हमारा जो तर्जनी है वो किसको डिनोट करती है, ये फ्लक्स को डिनोट करती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करती है। और ये कंडक्टर में बहने वाली धारा को डिनोट करती है। और ये कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में, यानी हमारा जो थंब है वो कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जो राइट हैंड का नियम है वो कुछ इसी प्रकार से है कि आपकी जो तर्जनी उंगली है वो क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करती है। और आपका ये यानी मध्यमा उंगली जो होती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, नाम सुने होंगे, ई का नाम सुने होंगे, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी पाई बाई डी टी होता है। ठीक ना, उसको डिनोट किया जाता, उसको डिनोट करती है, यानी आपकी जो मध्यमा है। और मान के चलिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना फोर्स लग रहा है, आपका कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि जो फ्लक्स रेखा है उस पर कितना जो है बल लगा रही है, वो आपका थंब यानी कि जो अंगूठा उसको प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसके बारे में लिखा है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी जनरेटर ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। जनरेटर की बात किया, तो जनरेटर की बात किया है तो इसका चाहे जनरेटर हो चाहे आपका मोटर हो, दोनों में फार्मूला एक ही होता है। वो फार्मूला आप लिख लीजिए, ई बराबर होता है एन पाई जेड पी बटे 60 इंटू ए। अब यहाँ एक एक करके हम जानते हैं कि एन क्या है, फाई क्या है, जेड क्या है और पी क्या है और ए क्या है। तो सबसे पहले हम एन की बात करते हैं, एन की बात करते हैं। तो एन आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक ना, जैसे कोई कंडक्टर है, आर्मेचर में कोई भी कंडक्टर है तो आर्मेचर को, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारी फील्ड बाइंडिंग है, आर्मेचर चूंकि घूम रहा है तो उसमें कितने मतलब कितने आरपीएम से घूम रहा है उसको डिनोट करता है। ठीक, जो फ्लक्स होता है यानी फाई, जो आपका फ्लक्स, जो कंडक्टर कितनी मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हैं उसको डिनोट करता है। जेड जो है ये फ्लक्स आपका कहलाएगा। ठीक ना, क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाता है। और जेड जो होता है वो आपके कंडक्टरों की संख्या को बताता है, यानी जेड जो है आपके कंडक्टरों की संख्या को डिनोट करता है
और पी जो होता है कि कितने पोल का आपका मोटर है या जनरेटर है, उसको डिनोट करता है। ये आपके कंडक्टर की संख्या को, कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर संख्या लिख लीजिए, कंडक्टर संख्या, ठीक, कंडक्टर संख्या को डिनोट करता है। और जो आपका पी होता है वो पोल, कितने पोल की आप बनाए हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसके बारे में। और ये जो ए होता है आपका, ये जो होता है वो पैरेलल पाथ को बताता है कि आपका कितने पैरेलल पाथ होते हैं, यानी कितने समानांतर पाथ होते हैं, ये इसको डिनोट करता है। ये क्या करता है, समानांतर पाथ को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपके बुक में गलत दिया है, वो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उत्पन्न ईएमएफ N∅ZP/60 A। इसमें भी जो ए होता है वो डिपेंडेंट होता है कि आप कैसी वायरिंग किए हैं। जैसे अगर लैप बाइंडिंग होती है, जो हम लोग बाइंडिंग करते हैं ना, एक वेव होती है, एक लैप होती है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में उसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। लैप बाइंडिंग में क्या होता है कि जो समानांतर पाथ होते हैं लैप में, यहाँ लिख लीजिए लैप बाइंडिंग, पता नहीं क्यों चली नहीं रहा मार्कर, लैप बाइंडिंग। चलिए समझ जाइए, मतलब थोड़ा सा अक्षर इधर उधर हो रहे हैं लेकिन समझ जाइएगा आप। ए बराबर इसमें क्या होता है, पी के, यानी आपके जो समानांतर पाथ होते हैं या समांतर पाथ होते हैं वो पोलों की संख्या के बराबर होते हैं लैप में। लेकिन वेव में क्या होता है, वेव में जो समांतर पाथ होते हैं वो ए बराबर आपका 2 हो जाता है, ए बराबर आपका 2 हो जाता है। कभी कभी पूछ भी लेता है, मान के चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। तो ये समझ में आया, वेव में अगर रहेगा तो समानांतर आपके पाथ हो जाएंगे 2, और अगर लैप की बात करेगा तो जितने आपके समानांतर पाथ होंगे उतने ही आपके पोल होंगे, यानी जितने पोल होंगे उतने ही समानांतर पाथ होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्या है, चलिए अब देखिए आगे क्या बोला है। व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना कैसे करते हैं, जैसे चलिए आगे पेज पे हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई मोटर, मान लीजिए हम डीसी सीरीज मोटर बना रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर बना रहे हैं, ठीक ना, डीसी सीरीज मोटर बना रहे हैं। यहां से हम क्या देते हैं, सप्लाई, इसको हम सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको ईबी से हम डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे भी लगाया, उसके जरिए यहाँ पे एक बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ईबी। अगर मान के चलिए इसमें जो हमारी सीरीज बाइंडिंग है या सी, इसमें एससी करंट प्रवाहित हो रही है और इसका रेजिस्टेंस मान के चलिए आर एससी, ठीक, और एससी है। तो V बराबर आपका हो जाएगा, V बराबर आपका हो जाएगा आर एस ई इंटू आई एस ई। चूंकि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान के चलिए इसमें करंट आई आ रही है, ठीक, आई ए आ रही है, ठीक, आई ए मान लीजिए इसमें करंट आ रही है। तो इसका जो रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर ए, इसका रेजिस्टेंस आर ए है। तो V बराबर हमने क्या पढ़ा, V बराबर हमने लिखा
RESE प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, RA, इसका रेजिस्टेंस हमने RA माना है, IARA हो जाएगा। तो चूंकि जो करंट आ रही है यहाँ पे सब में एक ही है, तो ISE बराबर IA बराबर हम मान लेते हैं, कोई मान के चलिए यही मान लेते हैं, IA ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप यहां से देखेंगे, या इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। V बराबर आपका, पता नहीं क्यों लिख नहीं रहा है, V बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब चूंकि करंट इसमें कॉमन है तीनों, यानी ISE IA बराबर IA हमने मान लिया है, तो यहां मान के चलिए कुछ भी मान सकते हैं, IP मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसको। अब IA कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, एक काम करते हैं, ये जो IA है और RA है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के, सॉरी, जो बैक EMF आपका उत्पन्न हुआ, जो बैक EMF आपका उत्पन्न हुआ उसके बराबर है। AB बराबर आपका कितना है, IA इंटू RA, ठीक, IA इंटू RA। तो इसको उसके स्थान पे हम रखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, VA बराबर IASE और प्लस EB। तो इस का नाम, चूंकि क्या नाम, बैक EMF का मान पूछा है, तो EB बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहीं से देख लेते हैं, EB बराबर आपका हो जाएगा, दिख नहीं रहा, EB बराबर आपका हो जाएगा, इसको 75 जब करेंगे, V माइनस ISE इंटू R चलिए आप समझ लीजिएगा कि RSE है, ये आपका ISE है, ठीक है ना। अब देखते हैं, चूंकि ये आपका निकल के आ गया है, अब देखते हैं किस फार्मूले में है, उसको हम पता करते हैं, किस फार्मूले में है उसको हम पता कर लेते हैं। तो आइए तो देखते हैं इसमें कहां पे है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेट बैक EMF ऑफ ए DC मोटर। तो इसमें देख रहे हैं जो मैंने फार्मूला निकाला क्या है, यही है आपका। ये तो हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा, EB बराबर ये भी नहीं होगा, EB बराबर B माइनस IARA वोल्ट, ये हो सकता है EB बराबर V प्लस IARA, V प्लस तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल्स का रूल अप्लाई हो जाता है। तो आपका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे बात करते हैं क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क X इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में ये जो आपका चित्र बना उसके बारे में पूछ रहा है, मतलब क्या है, आपके चार ऑप्शन है, पोल टिप दिया है, पोल कॉयल दिया है, पोल कोर दिया है, पोल शो दिया है। तो आप कुछ गेस लगाइए, कुछ अगर पढ़े होंगे तो आप कुछ गेस लगाइए इसके बारे में क्या हो सकता है आपका। तो इसमें पोल टिप तो होगा नहीं, बिल्कुल ये गलत है। फिर पोल कॉयल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा कम्यूटेटर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसी में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, जो खांचा बना रहता है ना, ऐसे ऐसे बाइंडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ये इसके बारे में पूछा है। पोल शू एक ऑप्शन इसमें आपका आता है, चौथा पोल शू कहीं न कहीं इसी प्रकार से बनाया जाता है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका कार्य क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका कार्य जो होता है
जैसे मान के चलिए जो आपके फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग में जो जगह होती है उसको कम करने के लिए पोल शू का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात इसमें एक और है कि जैसे मान के चलिए जो फील्ड बाइंडिंग हम लोग करते हैं तो कहीं न कहीं उसको मतलब नीचे ना आने दे, बाइंडिंग नीचे गिरे ना, उसको एक प्रकार से सपोर्ट करता है। पोल शू हमारा जो होता है उसको सपोर्ट करता है। जैसे होता है ना फील्ड बाइंडिंग आपकी ये है, तो ये आपका पोल शू होता है, ये पोल शू होता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं ना, इस पे बाइंडिंग करते हैं तो कहीं न कहीं एक सपोर्टिंग रोल अदा करता है। और ये आपका जो है यहाँ पे आर्मेचर होता है, तो कहीं न कहीं जो हमारे फ्लक्स हैं उनको मतलब एक जगह ना करके हर जगह स्प्रेड करता है, हर जगह क्या करता है, फैलाता है। इसका बेसिकली यही काम है पोल शू का। ठीक, आगे पोल शू हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? अच्छा ये वाला 7वां देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? जनरेटर का क्या नाम है? ये सिंबल बनाया है आपका, ठीक है ना, सिंबल बनाया, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा जनरेटर है। तो आप कुछ गेस लगाइए उसके बारे में, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए बताते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारी फील्ड बाइंडिंग देख रहे हैं ना, इसको अलग से एक बैटरी के माध्यम से एक्साइट किया जा रहा है, एक बैटरी के माध्यम से एक्साइट किया जा रहा है। और हमारा ये आर्मेचर है और इसकी सीरीज बाइंडिंग से यहाँ पे लोड मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलग से, चूंकि अलग से फील्ड बाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, कौन सा जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर। ये अलग से हो रहा है ना, ये आप देख रहे होंगे जो आपका ये जो फील्ड बाइंडिंग है उसको अलग से हम क्या करते हैं, सोर्स के जरिए अलग से एक्साइट करवाते हैं, सोर्स के जरिए अलग से एक्साइट करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछते हैं, बहुत हार्ड नहीं आएगा आप में, इतना जान लीजिए। बस यही क्वेश्चन सब रहते हैं, इसी में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सेपरेटली एक्साइटेड है, कौन सा आपका कंपाउंड है, उसके बाद कौन सा आपका डिफरेंशियल है। ये सारी चीजें इसमें पूछता है, उसी में लड़के जो मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो आपका जब बेस क्लियर होगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक ना। ये अनुभव वाली चीजें हैं भाई, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए 8वां क्या कह रहा है, चलिए कुछ बताइए इसके बारे में। 8वां पढ़िए क्या कह रहा है। विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर? जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को मतलब किसमें परिवर्तित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसके बारे में पूछा है आपसे, उसके बारे में पूछा है। तो बताइए जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। उसके 4 ऑप्शन आपके, एक हीटिंग दिया है यानी हीट का दिया है यानी उष्मा का दिया है, फिर काइनेटिक दिया है यानी गतिशील दिया है, फिर केमिकल दिया है यानी रासायनिक दिया है, फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल यानी यांत्रिक दिया है। तो हम क्या करते हैं जनरेटर में, जनरेटर को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलग से किसी मैकेनिकल स्रोत से हम क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। जैसे आप जनरेटर देखे होंगे जो शादी विवाह में लगे होते हैं, उसको क्या करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो ईंधन होता है उसमें एक आपका कह सकते हैं कि इंजन की भांत रहता है, उसको मतलब रोटेट करवाता है तो फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट की वजह से हमें क्या होती है, बिजली मिलती है। फ्लक्स जनरेट इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रोटर होता है, रोटर में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग को हम क्या करते हैं, क्या नाम आपका, डीसी मतलब बैटरी से उसको एक्साइट कर देते हैं। और जैसे ही नचाते हैं उसको किसी मैकेनिकल स्रोत द्वारा, क्या होता है, आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स वही हमारा आउटपुट पे मिलता है। फ्लक्स अगर मतलब ऑपरेट हो गया तो क्या होगा कि धारा प्रवाहित वहां स्टार्ट हो जाएगी, वहां धारा प्रवाहित स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स मीन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी, या आप कह सकते हैं यांत्रिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेड भी नहीं होगा, काइनेटिक केमिकल ये तीनों मतलब नहीं होंगे, आपका मैकेनिकल ये सही होगा। 9वां छोड़ते हैं, आगे देखते हैं।
चूंकि 9वां गलत पूछ दिया। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी जनरेटर आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसके बारे में पूछा है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो आप नियम अगर पढ़े होंगे तो उसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, उसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। देखते हैं, पहला तो होगा नहीं, कार लिखा है कार के स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर आपका लिखा होगा राइट हैंड रूल। ये सारी चीजें मतलब कहने का मतलब इसमें नहीं आती हैं। आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम इस पे लागू होता है। जो आपका चाहे वो जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे आपका अल्टरनेटर की बात करें, सब पे यही नियम अप्लाई होता है। ठीक ना, सब पे यही नियम अप्लाई होता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डायनेमिक या डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, यानी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है उसके बारे में पूछा है। तो आप चूंकि कंडक्टर की बारे में बात करता है, कंडक्टर अगर किसी फ्लक्स में अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं तो वहां पे कहीं न कहीं आपका वेग होता है, उसकी लंबाई होती है, ठीक, और किसी एंगल पे, और आपका चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, और किसी एंगल पे उसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बी एल बी साइन थीटा, यानी कि बी एल बी साइन थीटा। चूंकि वोल्टेज या क्या नाम एक प्रकार से फोर्स की बात कर रहा है, तो आपका इसमें क्या फोर्स का, अभी मैंने कल जब क्या नाम सिमिलरिटी बताई थी कि जिस तरीके से मैकेनिकल में आपका कार्य करवाने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता, सॉरी बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल में कार्य करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वोल्टेज की। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, पिच रूल। हाँ देखिए, विच रूल यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक और का जो नियम होता है ना, जिसे कहने का मतलब, अगर कोई कंडक्टर है, स्क्रू कहते हैं ना, ये स्क्रू टाइप होता है जो कार्क होता है, तो अगर आपका इसमें जो करंट अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये कार का स्क्रू का नियम है, ठीक ना, या इसको थंब रूल भी बोलते हैं। तो ये आगे अभी है सिलेबस में आपके, तो पढ़ाया जाएगा आपका। फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये गलत है। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी गलत है, चूंकि ये मोटर में अप्लाई होता है। मोटर में अप्लाई होता है किसको किसको ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी, चलिए अभी देखते हैं इसको। फिर आगे बात करते हैं आपका, इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, चौथा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये इसी के बारे में पूछा है, ये जो है इसी के बारे में पूछा है। तो आप देखे होंगे, अगर मोटर वोटर देखे होंगे तो ये कहीं न कहीं आपको जरूर मिला होगा, देखने को जरूर मिला होगा। ठीक, तो क्या है उसके बारे में हम आइए जानते हैं क्या है ये। तो बेसिकली आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका योग कहलाता है। क्या कहलाता है, योग कहलाता है। कि जैसे हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, या फिर आप कह सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग है, उसको
कवर्ड करने के लिए, उसको ढकने के लिए, यानी धूल कर ना जाए उससे बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? योग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? योग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें देखिए सही है। स्टेटर तो होगा नहीं, स्टेटर चूंकि अंदर वाला पार्ट है। पोल कोर ये भी अंदर वाला पार्ट है। पोल शू अभी मैंने बताया, पोल शू का कार्य क्या है, वो कहाँ लगता है। तो बेसिकली जो पोल शू होता है फील्ड बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, जो और आपके जो फ्लक्स होते हैं उसको कहीं न कहीं स्प्रेड करता है कि आप फ्लक्स को बराबर मात्रा में सारे जगह को पहुंचाएं, यानी सारे जगह जो है बराबर मात्रा में आपके फ्लक्स जाने चाहिए। तो पोल शू उसी का कार्य करता है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी योग फ्रेम क्या करता है? योग फ्रेम बाहरी चीजों से आघात, अगर जैसे मान के चलिए कोई अगर आपके आसपास चीजें रखी हैं और आपका मोटर लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं अगर उस पर कोई चांसेस हैं, मतलब डैमेज, यानी कोई चीज अगर इस पे गिर रही है, तो आपका क्या करेगा? जो योग है उसको कहीं न कहीं हटा देगा, उस चोट को, या आप कह सकते हैं उससे जो नुकसान होगा उससे आपको बचा देगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप मान के चलिए जब आईटीआई मुकम्मल कर लेंगे या पूरा कर लेंगे, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे तो आपके प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन में लगे रहते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने देखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चाहे वो आप छोटे से छोटे एग्जाम ले लें, चाहे आप मतलब अपने एसएससी का एग्जाम ले लें, या फिर आप क्या नाम जेई लेवल या एसडीओ लेवल, हर में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है। अब वो छोटा सा रहता है, इसका फार्मूला ये होता है, ए बराबर आपका 2p होता है। ठीक ना, जैसे अगर ये हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स यानी दो की बात कर रहा है। ठीक ना, अगर ट्रिप्लेक्स करता तो यहाँ 3 लिखते, और कितने पोल का बनाया? 4 पोल का बनाया है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? और पैरेलल, ये पहले ही मैंने बता दिया कि जो ए है पैरेलल पाथ को प्रदर्शित करता है। इसको पैरेलल पाथ को या समानांतर पाथ को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए। ए बराबर हमने बताया आपको, ए बराबर 2p। तो ए बराबर 2p है, तो 2 गुणे p का मान, यानी पोल 4 पोल के बनाए गए हैं, 4 लिख लीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो है सी वाला आंसर आपका सही है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। जनरेटर का भाग का नाम बताइए, यानी डीसी जनरेटर, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। चलिए बताइए आप लोग क्या है ये, चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? साइड इंड प्लेट। ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, साइड से जो प्लेटें लगाते हैं कुछ आयरन, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, तो वो अलग चीज है, वो तो है नहीं है, ये गलत है, ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट वाला क्या दिया? पोल शू लेमिनेशन, ये भी नहीं है। पोल शू लेमिनेशन कहां से हो जाएगा? पोल शू तो अलग चीज है, मैंने अभी बताया। फिर कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हो सकता है, कम्यूटेटर सेगमेंट बोल रहा है, ये हो सकता है। फिर चौथा क्या दिया? आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। मुझे लग रहा है कि ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हाँ चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक ना, चौथा वाला ऑप्शन आर्मेचर कोर लेमिनेशन ही है। यानी हम क्या करते हैं कि पतली पतली पट्टियों को काट के हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं ना, कि जिससे आपका जो ईडी करंट है, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे काट लेते हैं। जो हमारे स्टेटर या फिर आर्मेचर बनाए जाते हैं, ऐसे मतलब सर्कुलर टाइप में इसको काट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको क्लैंप कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, जिससे कि हम एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस से बच सकते हैं। एडी करंट क्या होती है कि जैसे मान के चलिए किसी सरफेस पे वो क्या करती है, भंवर धारा जिसको बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। अगर मान के चलिए जितना आपका ये सरफेस रहेगा, अगर मान के चलिए इसको आप काटते नहीं है, तो कहीं कहीं पूरे सरफेस पे क्या होगा, राउंडिंग करता, मतलब राउंडिंग स्टार्ट कर देगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली पट्टियों को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक, तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब यही होता है कि आपका
एडी करंट या भंवर धारा कम हो जाए। आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका 16 वाला, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इंटरपोल, जब हम डीसी मशीन आपको पढ़ाएंगे तो इंटरपोल के बारे में बताएंगे कि इंटरपोल का कार्य क्या है। वैसे बेसिकली आप जान लें, जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है उसको कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कम करने के लिए इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरपोल का इस्तेमाल, यानी जो क्रॉस मैग्नेटाइज होता है उसको क्या करता है, इंटरपोल कम कर देता है। और इसको हमेशा क्या करते हैं हम, सीरीज में जोड़ते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है, तो जो हम लोग अवशिष्ट चुंबक बनाते हैं या आप कह सकते हैं उसमें जो शेष चुंबक बनता है रहता है, वो बेसिकली उसका कार्य यही है, बिल्डअप ऑफ द वोल्टेज, यानी वोल्टेज के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं। अभी आपने देखा जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर था उसको हम अलग से कहीं ना कहीं बाहर से उसको एक्साइट करते थे, लेकिन अगर उसमें देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड होता है, फिर उसके बाद एक सीरीज मोटर होता है। सीरीज मोटर में क्या होता है कि उसमें कुछ परमानेंट चुंबक बनाए जाते हैं, परमानेंट चुंबक बनाए जाते हैं। उसका बेसिकली काम यही है कि बिल्डअप ऑफ वोल्टेज, यानी बिल्ड अप द वोल्टेज, यानी वोल्टेज का निर्माण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे आगे आपका क्या है 16 के बाद 17, ये हो गया था। 16 मैंने आपको बता दिया, 16 के बाद 17 ये है। नहीं 17 हो गया था, अब 18 देखना हमको। 18 क्या कह रहा है उसके बारे में। Which are the 2 points that the brush connected resistance measure in DC machine। यानी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, रेजिस्टेंस बिटवीन दी अपोजिट ब्रश, यानी विपरीत ब्रश के बीच में प्रतिरोध को मापना। दूसरा आपका दिया है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच में प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन दिया है। फिर तीसरा ऑप्शन आपका दिया है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया ब्रश और आर्मेचर के कंडक्टर के बीच का प्रतिरोध। आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक ना, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 18 वाला। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन ऑफ मार्क एज एक्स। यानी निम्न किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी आपका ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी के बारे में पूछा है। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली होते क्या, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है। तो जैसे आप क्या होता है कि जैसे मोटर या जनरेटर की बात की जाए तो मोटर जनरेटर को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो उसका जो कहीं न कहीं जो आर्मेचर रिएक्शन है, यानी आर्मेचर जब घूमता है तो आर्मेचर का प्रभाव क्या होता है, स्टेटर पे पड़ता है। तो स्टेटर पे जब पड़ेगा उस पे जब पड़ेगा तो क्या करेगा, स्टेटर के कुछ जो मतलब वहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके मान को कुछ न कुछ कम कर देता है, उसके मान को कुछ न कुछ कम कर देता है। तो आपका कहीं न कहीं जो आर्मेचर रिएक्शन है ये थर्ड वाला वो आपका सही हो जाएगा, यानी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इसमें जो है सही हो जाएगा 19 का, ठीक ना। आगे बात करते हैं, आज के डे का ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद और भी जब भी इस पे क्या नाम वीडियो बनेगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में और बताया जाएगा आपको जब भी बनेगी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो, तो उसको क्या कहते हैं हम उसको, जैसे ये बात कर रहा है, क्या कह रहा है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो, तो आपका डिफरेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, डिफरेंट कर दे रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे अभी मैंने बताया आपको, जैसे आपका ये क्या है, तो क्या कह रहा है कि जो आपकी संट बाइंडिंग है अगर उसको आर्मेचर के साथ जोड़ दिया जाए और सीरीज बाइंडिंग ये हो जाएगी आपकी सीरीज बाइंडिंग, ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका मान के चलिए लोड लगा हुआ है, तो आपका ये कहीं ना कहीं ये जो जनरेटर है आपका कौन सा जनरेटर कहलाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा, या आप कह सकते हैं इसको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर चूंकि डिफरेंट कर रहा है, यानी कि वहां पे जो धारा होती है क्या दो भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक, चलिए एंड ऑफ द डे, मतलब ये 20 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, और भी अगर इसके ऊपर वीडियो बनेगी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे अगर वीडियो बनेगी तो आपको जरूर उसके बारे में बताया जाएगा। और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा क्या नाम थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है उसके बारे में आगे मतलब वीडियो बनती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।